वसीम सर यानी मैं। आज हम लोग बात करेंगे ITS 7 का एनाटॉमी के जो कुछ क्वेश्चंस हैं पेपर में आपके, उसको डिस्कस करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड मैक्सिमम मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट ऑर्गन। देखिए यहां पे लिखा है मैक्सिमम, ये ध्यान दीजिए, मैकेनिकल सपोर्ट। तो याद रखिएगा मैकेनिकल सपोर्ट आपको स्क्लेरेनकाइमा से मिलता है और कोलेनकाइमा से मिलता है। ये दोनों मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, लेकिन जिनके सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन होता है वो मैक्सिमम मैकेनिकल सपोर्ट देगा। तो आप बताओ कि लिग्निन का डिपोजिशन स्क्लेरेनकाइमा में होता है कि कोलेनकाइमा में? तो आपका आंसर जाएगा स्क्लेरेनकाइमा, क्योंकि कोलेनकाइमा में सेलुलोज के साथ साथ पैक्टीन और हेमी सेलुलोज का डिपोजिशन होता है, न कि लिग्निन का। तो जो आपका 101 का आंसर होगा वो होगा स्क्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा अगर यहां पर केवल देता मैकेनिकल सपोर्ट फिर आंसर फर्स्ट और सेकंड दोनों चला जाता, लेकिन बात कर रहा मैक्सिमम मैकेनिकल सपोर्ट की, तो आंसर जाएगा आपका फर्स्ट और वो होगा स्क्लेरेनकाइमा। सेकंड आंसर गलत है, आंसर आपका फर्स्ट। 101 का आंसर है स्क्लेरेनकाइमा फर्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 102 है। इसमें क्या कह रहा है? विच आर द फॉलोइंग टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स, यानी कौन है जो लिविंग सेल से मिलकर बना है। अब याद रखिए लिविंग सेल में अगर हम लोग बात करेंगे तो पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा ये लिविंग सेल है, स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल है। अब बात कर लेते हैं भाई, देखिए ये वेसल्स स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है, गलत है ये। ट्रैकेट्स ये भी। अब ये क्यों वेसल्स और ट्रैकेट्स डेड सेल हैं, यानी डेड सेल के बने? क्योंकि इनमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। जिसमें भी लिग्निन का डिपोजिशन होगा उसमें लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस जो हैं वो ब्लॉक होते जाते हैं। जब कनेक्शंस ब्लॉक होते जाते हैं तो सेल्स की नेबरिंग सेल से कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है और न्यूक्लियस सूख जाता है, न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय होता है, साइटोप्लाज्म सूख जाता है, सेल धीरे धीरे मर जाते हैं। तो याद रखिए कि वेसल्स में भी लिग्निन का डिपोजिशन है, ये भी डेड होगा। ट्रैकेट्स में भी लिग्निन का डिपोजिशन है, ये भी डेड होगा। बात आ गई स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में भी लिग्निन का डिपोजिशन है तो ये भी डेड होगा। कौन है? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जो है ये लिविंग सेल है। याद रखिएगा मैंने आपको जब फ्लोएम पढ़ाया होगा तो मैंने बताया होगा फ्लोएम में 4 तरह के सेल होते हैं, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेनकाइमा, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। इन चारों में बस फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड होता है, बाकी तीनों जो हैं वो लिविंग होते हैं। फ्लोएम पैरेनकाइमा भी, सीव ट्यूब भी और कंपेनियन सेल। याद रखिए इस बात को, ये भी बात आपको याद आनी चाहिए। देखिए ये जो है आपको बताया होगा मैंने, ये क्या है? ये आपका ये सीव सेल्स है, ये सीव सेल्स है। और मैंने आपको बताया था सीव सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, सीव सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। याद रखिए जब सीव सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है तो इस सेल को कंट्रोल करने के लिए बगल में कौन लटका हुआ है? कंपेनियन सेल। और इस कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है ये इसको कंट्रोल करता है। तो याद रखिएगा कि इसमें जिस सेल में साइटोप्लाज्म हो, जिस सेल में न्यूक्लियस हो, ये कंपेनियन सेल, ये सेल लिविंग होता है। यानी जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है वो लिविंग है। तो इसका मतलब आपका आंसर होगा 102 का कंपेनियन सेल। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 103 पैरेनकाइमा गिव। देखिए आपको मैंने बताया था कि पैरेनकाइमा के 2 मॉडिफिकेशंस याद रखिए। एक मैंने आपको बताया था कि पैरेनकाइमा जो लीफ में होते हैं उनमें लार्ज नंबर ऑफ क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, और ऐसे पैरेनकाइमा को क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। इसी तरह जो एक्वेटिक प्लांट्स में पैरेनकाइमा होते हैं उनके पास लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और उस स्पेस के वजह से वो जो है वो फ्लोट करते रहते हैं आसानी से उस एक्वेटिक वाटर के सरफेस पे। तो याद रखिएगा बायंसी प्रोवाइड करते हैं, यानी एक्वेटिक प्लांट को डूबने नहीं देते हैं। ऐसे पैरेनकाइमा को एरेनकाइमा बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या जाएगा भाई? एरेनकाइमा क्या कर सकता है? गिव, तो बायंसी प्रोवाइड करेगा। एरेनकाइमा है क्या? एरेनकाइमा मॉडिफाइड पैरेनकाइमा है। क्या है ये मॉडिफाइड पैरेनकाइमा है। आप ये बताइए जब ये मॉडिफाइड पैरेनकाइमा है तो पैरेनकाइमा सपोर्ट देगा? नहीं दे सकता। डिफेंस कर सकता? नहीं कर सकता। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेंथ कर नहीं सकता, तो करेगा क्या? बॉयंसी। ऐसे भी आप बता सकते हैं कि मॉडिफाइड पैरेनकाइमा है और बॉयंसी में प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चलिए।
क्वेश्चन नंबर 104 की बात है। इन स्टेम द प्राइमरी जाइलम इज। देखिए एक बात बताते हैं, मैंने आपको पढ़ाया होगा कि जाइलम जो है वो दो तरह का हो सकता है ओरिजिन के बेसिस पे, एक प्राइमरी जाइलम, दूसरा सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम डिराइव फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी जाइलम डिराइव फ्रॉम सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी जाइलम में जो वेसल्स का डायमीटर होता है वो दो तरह का हो सकता है। जो पतले डायमीटर वाले होते हैं उनको प्रोटोजाइलम, जो वाइड थोड़ा ज्यादा डायमीटर होता है उनको बोलते हैं मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होगा, एंडार्क बोलेंगे। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा, एक्सार्क बोलेंगे। एंडार्क कंडीशन आपका कहां होता है? स्टेम और लीफ में होगा। और एक्सार्क कंडीशन कहां होता है? आपका रूट में होता है। तो याद रखिए इस बात को, मैं फिगर से भी आप इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग कि द प्राइमरी जाइलम इज, यानी स्टेम में क्या होगा प्राइमरी जाइलम? तो एंडार्क होता है। क्या होता है? एंडार्क। इस बात को याद रखिए। एंडार्क को समझ भी सकते हैं हम लोग ऐसे, देखिए अगर मान लो ये पिथ है, ये पिथ है और ये वस्कुलर बंडल्स हैं। ये क्या है? वस्कुलर बंडल्स हैं। ये वस्कुलर बंडल है। मान लो इस वस्कुलर बंडल में मैं बात कर ले रहा हूं, देखिए वस्कुलर बंडल में ये अगर हम लोग स्टेम की बात कर रहे हैं तो बीच में क्या होगा? ये बीच में ये आपका प्राइमरी मेरिस्टेम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। देखिए ये हो गया आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। देखिए अब बात क्या करते हैं इसमें, याद रखिएगा कि जो जाइलम होगा, अगर बात करते हैं प्राइमरी जाइलम की, जो पहले फ्लोएम की बात करते हैं। फ्लोएम बाहर की तरफ होगा, फ्लोएम बाहर की तरफ होगा, पी लिख दे रहा हूं मैं। फ्लोएम बाहर की तरफ होगा, जाइलम अंदर की तरफ होगा। उसमें जो प्रोटोजाइलम होगा, जो प्रोटोजाइलम, पी और एक्स लिख दे रहा, प्रोटोजाइलम वो अंदर होगा और मेटाजाइलम बाहर होगा। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, मान लो इसको मैंने बोला प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम, यानी प्रोटोजाइलम ये जो है ये अंदर की तरफ है और ये मेटाजाइलम जो है वो बाहर की तरफ है। अगर ऐसा कंडीशन है कि प्रोटोजाइलम अंदर मेटाजाइलम बाहर, इसको एंडार्क बोलते हैं। और ऐसा आपको कहां दिखेगा? स्टेम में दिखेगा। अगर यही उल्टा कंडीशन है, मेटाजाइलम अंदर हो जाए, प्रोटोजाइलम बाहर हो जाए, तो आप इसको एक्सार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सार्क। और एक्सार्क आपको कहां दिखेगा? एक्सार्क रूट में दिखता है। कहां दिखेगा? रूट में। अब ये मैंने जो बंडल बनाया है भाई, इसके बाहर क्या होगा? पेरिसाइकल होगा। इसके भी बाहर क्या होगा? एंडोडर्मिस होगा। उसके भी बाहर क्या होगा? कॉर्टेक्स होगा। उसके भी बाहर क्या होगा? आपका एपिडर्मिस होगा। तो आप वो समझ सकते हैं, बातें आ रही बात समझ में। और ये मेटा और प्रोटो का मतलब क्या है? देखिए याद रखिएगा कि ये प्रोटोजाइलम अंदर कहने का मतलब ये है कि इसमें वेसल्स का डायमीटर कम होगा और जो बाहर लगे होंगे जाइलम उनमें डायमीटर क्या होगा? ज्यादा होगा। वो चौड़ी पाइप होगी, उससे वाटर का कंडक्शन ज्यादा हो रहा होगा। तो ये बात आप समझ रहे हैं, याद रखिए इस बात को। इसका आंसर होगा इन स्टेम द प्राइमरी जाइलम इज एंडार्क कंडीशन में होगा। 104 के बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आ जाइए, आ गया जूट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। याद रखिए 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इनके अलावा और भी दिया होगा, फ्लेक्स दिया होगा और हेम्प दिया होगा। इनका जो फ्लोएम फाइबर है, इन तीनों का जो फ्लोएम फाइबर है, याद रखो फ्लोएम फाइबर ये कॉमर्शियल यूज होता है। फ्लोएम फाइबर यूज्ड कॉमर्शियली यूज होता है। और जब कॉमर्शियली यूज होता है, यूज कॉमर्शियली, याद रखिए इस बात को, यूज कॉमर्शियली यूज होता है, इसीलिए सो कॉल्ड बास्ट फाइबर। क्या बोलेंगे? बास्ट फाइबर, इसीलिए इसको बास्ट फाइबर बोलते हैं। तो याद रखिए इसमें बास्ट फाइबर आंसर में, जूट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ क्या? जाइलम नहीं है। किसका बना भाई? फ्लोएम फाइबर है। पिथ ये गलत हो गया, पिथ गलत हो गया, कॉर्टेक्स गलत हो गया, बास्ट फाइबर मतलब फ्लोएम फाइबर। आंसर क्या जाएगा आपका? सेकंड। यानी 105 का जो आंसर है वो सेकंड है। एक बार नहीं, कई बार क्लास में बताया गया, इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए
क्वेश्चन नंबर 106 है, वैस्कुलर कैम्बियम इज अ, वैस्कुलर कैम्बियम का फिगर देखते हैं भाई। वैस्कुलर कैम्बियम क्या है, इस बात को समझते हैं। देखिए मैं समझाता हूं आपको इस बात को। देखिए ये बात कर लेते हैं। ये एक स्टेम है, मान लो ये एक स्टेम है, ये इसका यही एनाटॉमी है। इसको मैं बनाता हूं बाहर बड़ा करके। देखिए इसमें आपको ये मिल रहा है, ये आपका जो है, ये मान लो जो ये हो गया पित्त। इस पित्त के बाद ये जो है वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल। इसमें जब आप देखेंगे, देखिए यहां पे ये आपका हो गया इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। यहां पे जो सेल्स हैं, यहां से सेल्स निकले, ये हो गए मेडुलरी रेस के सेल्स, ये मेडुलरी रेस के सेल्स हैं। देखिए अब इन्हीं सेल्स में डिफरेंशिएशन होता है, तो डिवाइडिंग कैपेसिटी रीगेन होती है और यहां पर रिंग फॉर्म होता है, यहां पर ऐसे रिंग फॉर्म होता है। याद रखिए इस बात को, ऐसा रिंग फॉर्म होता है, तो कंडीशन ये बनता है। देखिए यहां पे ये जो रिंग दिख रहा है आपको, जो बाहर की तरफ मैं दिखा रहा हूं, ऐसे देखिए, इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं। यहां पर देखिए ये जो है आपको, ये देखिए ये रेड वाला रिंग है, और देखिए इसको मैं ब्लैक से बना दे रहा हूं, और ये मान लो ये ब्लैक, ये ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक दिख रहा है। इस पूरे रिंग को हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम, इस पूरे रिंग को बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम, कैम्बियम। अगर इस रिंग को मैं यहां सेट करूं, ये वाला रिंग यहां, इसका मतलब ये देखिए ऐसे मैं बना रहा हूं, और ये इसका क्या है, याद रखो पित्त। अब ये बताओ इस पित्त के चारों तरफ ये जो बन रहा है, यानी ये सेंटर में पित्त हो गया, इसके चारों तरफ जो भी वो सब लैटरल है। तो अगर ये बगल में ये जो बना है इसके चारों तरफ, यही वैस्कुलर कैम्बियम है। इसका पोजीशन क्या है, अगर कोई पूछे पोजीशन के बेसिस पर ये कौन सा मेरिस्टेम है, तो आप बोलेंगे लैटरल मेरिस्टेम है, आप बोलेंगे लैटरल मेरिस्टेम है। अगर ओरिजिन के बेसिस पर पूछ दिया जाए कि ये कौन सा मेरिस्टेम है, याद रखिए, तो देखो ये जो है ये पहले से प्रेजेंट है, ये स्टार्टिंग से प्रेजेंट है, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये मेडुलरी रेस के डी डिफरेंशिएशन से बन रहा है, तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा वैस्कुलर कैम्बियम है ये कंप्लीटली सेकेंडरी नहीं है, ये पार्शियली सेकेंडरी है। यानी आप कह सकते हैं इसमें कुछ सेकेंडरी मेरिस्टेम है और कुछ क्या है, पार्शियली, कुछ कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम है, ज्यादा सेकेंडरी है, इसीलिए बोलते हैं पार्शियली सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ओरिजिन के बेसिस पे पार्शियली सेकेंडरी, पोजीशन के बेसिस पे ये कैसा है, वैस्कुलर कैम्बियम लैटरल मेरिस्टेम है। तो आंसर देख लो ना यहां पे, वैस्कुलर कैम्बियम इज प्रो मेरिस्टेम गलत है, एपिकल मेरिस्टेम गलत है, इंटरकैलरी गलत है, लैटरल मेरिस्टेम होगा। ये क्या होगा भाई, लैटरल मेरिस्टेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चलिए। कोलेनकाइमाइज, देखिए पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा यही दो लिविंग सेल है, और याद रखिए अगर लिविंग सेल है तो उसमें न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, तो याद रखते चलो। डेड एंड हॉलो गलत है भाई, डेड एंड फिल्ड विद द रिजर्व फूड गलत है, लिविंग एंड कंटेन नो रिजर्व फूड हो सकता है, लिविंग है और क्या कंटेन करता है, प्रोटोप्लास्ट। आपका आंसर क्या जाएगा, 107 का फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक्सिलरी बर्ड की बात कर रही है, एक्सिलरी बर्ड एंड टर्मिनल बर्ड आर डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ, याद रखो एक्सिलरी बर्ड कैसे बनता है, मैं बताता हूं फिगर से। देखिए ये आपका एपिकल बर्ड है, देखो ये एपिकल बर्ड यहां पे देखिए, और ये इसमें ये हो गए आपके
इसमें ये हो गया लीफ प्राइमोडिया, ये है लीफ प्राइमोडिया, और ये जो है ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, स्टार्टिंग से प्रेजेंट है। पोजीशन के ओरिजिन पे प्राइमरी है, पोजीशन पे इसको बोल सकते हैं ये एपिकल मेरिस्टेम है, ये एपिकल मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम है। कहानी क्या होगी याद रखिएगा, जब ये ओपन होगा, ये लीफ प्राइमोडिया ओपन होगा तो ये नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ये जब डिवाइड होंगे तो सेल्स भरेंगे यहां, जब सेल्स ये भरेंगे, याद रखिए मेरिस्टेमेटिक सेल्स लगातार डिवाइड होंगे तो ये सेल्स जो है ना ये इस पर प्रेशर लगाएंगे, ये सेल्स जो है ना इस पे प्रेशर लगाएंगे, इस पे प्रेशर लगाएंगे। जब ये प्रेशर लगाएंगे सेल्स तो होगा क्या, ये लीफ प्राइमोडिया खुलेगा और नीचे आएगा। ऐसा फिगर दिखेगा आपको, चलिए ऐसा फिगर आएगा, देखिए ये नया प्राइमोडिया यहां बनना शुरू होगा और ये प्राइमोडिया जो है ये नीचे आ जाएंगे, ये नया प्राइमोडिया बनना स्टार्ट होगा। अब अगर पहले से बात करेंगे तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल, अब जब ये प्राइमोडिया नीचे आएगा तो अपने साथ कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल लेके आएगा, अपने साथ कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल लेके आएगा, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल लेके आएगा। देखिए यहां पे ये मेरिस्टेमेटिक सेल पहले तो ये भरे हुए यहां पे, ये कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल पीछे लेके आएगा अपने साथ, याद रखिए। अब यही नीचे की तरफ जब नेक्स्ट फिगर देखेंगे आप तो कहानी क्या होगी, देखिए कहानी क्या होगी। अगर नेक्स्ट फिगर मैं इधर बना दूं तो कहानी ये होगी कि ये जो है यहां पर पूरा प्राइमोडिया बन जाएगा और ये जो है यहां पे लीफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको क्या दिखेगा, यहां ये लीफ नजर आएगा और इस लीफ के इस वाले रीजन में यहां पे आपको क्या दिखाई देंगे, एक्सिलरी बर्ड। ये एक्सिलरी बर्ड, ये हैं आपके एक्सिलरी बर्ड, ये एक्सिलरी बर्ड, ये एक्सिलरी बर्ड। अब एक आप बात बताइए खुद ही, एक्सिलरी बर्ड, ये बताओ यही एपिकल मेरिस्टेम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये बना रहा है एक्सिलरी बर्ड, यानी ये एक्सिलरी बर्ड किससे बन रहा है, प्राइमरी मेरिस्टेम, या इसी को बोल सकते हैं एपिकल मेरिस्टेम। तो आंसर आपका क्या जाने वाला है, एक्सिलरी बर्ड एंड टर्मिनल बर्ड आर डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ लैटरल मेरिस्टेम, नहीं इंटरकैलरी नहीं, पैरेन्काइमा तो होगा ही नहीं। आंसर क्या होगा आपका, एपिकल मेरिस्टेम। इसके अलावा मैंने आपको मॉर्फोलॉजी में ही बताया था कि जो लीफ है वो भी बनता है लीफ प्राइमोडिया से। तो यहां पर देखिए यही जो लीफ प्राइमोडिया है यही आगे आकर यहां क्या बना रहा है, लीफ बना रहा है, इस बात को याद रखिएगा। और यहीं पर ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, यही मेरिस्टेमेटिक सेल पीछे की तरफ जब छूटते हैं तो यही बनाते हैं एक्सिलरी बर्ड। और एक्सिलरी बर्ड ही क्या करता है, या तो ये लैटरल ब्रांच बनाएगा या फिर ये फ्लावर बनाएगा, ये कभी लीफ नहीं बना सकता, क्योंकि लीफ हमेशा कैसे बनता है, लीफ प्राइमोडिया से। इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए बात कर लेते हैं। अब इसके बाद वैस्कुलर कैम्बियम की बात कर लेते हैं। वैस्कुलर बंडल्स आर वॉल्ड सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ थिक, देखिए याद रखिएगा हम लोग बात करेंगे, अगर ये मैं मोनोकॉट स्टेम का अगर हम सेक्शन बनाते हैं टीएस तो आपको सबसे बाहर क्या नजर आएगा, ये सबसे बाहर क्या है, ये बताओ ना, ये सबसे बाहर है क्या, एपिडर्मिस। सबसे बाहर ये है एपिडर्मिस, ये हो गया आपका एपिडर्मिस, ये हो गया एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के नीचे मैंने आपको बताया था कि मोनोकॉट स्टेम में, याद रखिएगा मोनोकॉट स्टेम में एपिडर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस होता है और वास्कुलर बंडल होता है। ना इसमें क्या होगा, कॉर्टिकल लेयर होगा, ना एंडोडर्मिस होगा, ना पिथ होगा और ना ही आपका इसमें पेरिसाइकल होगा, ये सब एब्सेंट होते हैं। तो याद रखो ये होगा एपिडर्मिस। इसके नीचे कलर चेंज करते हैं, आधा ब्लैक कलर। अब देखिए इसके नीचे ये हाइपोडर्मिस है, ये हाइपोडर्मिस है, मैं ऐसे थोड़ा सा बना के छोड़ दे रहा हूं। ये क्या है, हाइपोडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस है, मान लो ये हो गया एपिडर्मिस, ई लिख दिया, और ये हो गया हाइपोडर्मिस। आपको मैंने बताया था कि जो मोनोकॉट स्टेम है इसका हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस है। कैसा है, स्क्लेरेनकाइमेटस। ये पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अब इस हाइपोडर्मिस के नीचे यहां पर क्या होगा, वस्कुलर बंडल्स होंगे। क्या होंगे, वस्कुलर बंडल्स।
वस्कुलर बंडल बात कर लेते हैं। देखिए ये हो गया वस्कुलर बंडल, ये वस्कुलर बंडल, बड़े साइज के वस्कुलर बंडल सेंटर में, छोटे साइज के वस्कुलर बंडल किनारे की तरफ होंगे, किनारे की तरफ होंगे। देखिए ये किनारे की तरफ होंगे वस्कुलर बंडल। अब इन वस्कुलर बंडल की बात कर लो तो याद रखिए इस वस्कुलर बंडल में क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम होगा भाई, जाइलम और फ्लोएम होगा। बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर होगा, मान लो ये फ्लोएम है, ये हो गया फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम और जाइलम। याद रखिए इन वस्कुलर बंडल को मैं इस एक को ऐसे बाहर दिखाता हूं। देखो एक को बाहर दिखाता हूं, यहां इंक ले लेते हैं कोई अलग कलर का। चलिए आ जाओ, इसको मैं बाहर दिखाता हूं, इसको बाहर ब्लू से पहले लेते हैं। चलिए इसको बड़ा बनाता हूं मैं। देखिए इसमें ये हो गया आपका फ्लोएम और ये जाइलम, ये दोनों सेम रेडियस में है, सेम रेडियस पे है तो क्या हो जाएगा, कंजॉइंट, बीच में कैम्बियम नहीं है, क्लोज है। यहां पूछा क्या गया है, सराउंडेड बाय, क्या पूछा गया, बंडल वस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय ए लेयर। इसमें जो लेयर होता है इसी की बात कर रहा है। देखिए इसके बाहर ये जो लेयर है, ये लेयर से कवर्ड होते हैं, ये लेयर से कवर्ड होते हैं, ये स्क्लेरेनकाइमेटस होता है ये लेयर। अब नाम से ही मतलब निकल जाएगा। देखिए इसका नाम क्या होगा, ये बंडल को कवर कर रहा है ना, और कवरिंग है ना, तो कवरिंग को सीथ बोलते हैं, और वस्कुलर बंडल को बंडल, यानी इस कवरिंग का नाम हो जाएगा बंडल सीथ। नाम क्या होगा इस कवरिंग का, बंडल सीथ। नाम क्या होगा, बंडल सीथ। तो याद रखो इसका आंसर क्या है, बंडल सीथ। आंसर क्या होगा, बंडल सीथ सेल, यानी थर्ड आंसर होगा। बहुत ही आसान है, एक बार नहीं 4 बार बताया क्लास में, एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए इसके बाद क्या आंसर, द मेरिस्टेमेटिक अकर एट द टिप ऑफ द रूट एंड द शूट इज, कह रहा मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेम, मेरिस्टेम का मतलब ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, मेरिस्टेम का मतलब क्या भाई, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आगे चला गया 10। चलिए आ जाइए, मेरिस्टेम का मतलब, मेरिस्टेम अकर एट टिप ऑफ रूट एंड शूट। ये बताइए, कह रहा है ये कि ये हो गया आपका शूट और ये हो गया रूट। इस सूट पे ये जो मेरिस्टेम है, ये सूट एपिकल मेरिस्टेम है। ये कौन से मेरिस्टेम है, ये सूट एपिकल मेरिस्टेम है। आप बताइए, मेरिस्टेम मतलब ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल। और अगर मैं कहूं कि अगर यहां पर मेरिस्टेम है इसके टिप पर, तो ये कौन सा मेरिस्टेम है, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है। ये कौन सा मेरिस्टेम है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो आंसर देखिए, एपिकल मेरिस्टेम कहां लिखा हुआ है, वही आंसर जाएगा। चलो एपिकल मेरिस्टेम आंसर जाएगा ये, एट द टिप ऑफ एंड शूट। ये हो सका एपिकल मेरिस्टेम, रूट एंड शूट। इंटरकैली, इंटरकैली तो होगा नहीं, सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा नहीं, प्राइमरी मेरिस्टेम। अब यहां पे थोड़ा सा डिस्कशन की बात हो जाएगी, क्लास में बात कर लेंगे। देखिए इसमें आंसर एपिकल मेरिस्टेम तो होगा ही, प्राइमरी मेरिस्टेम भी हो सकता है। ये दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम है, तो इसमें ऑप्शन आप फर्स्ट और थर्ड दोनों के साथ जा सकते हैं। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। चलो स्क्लेराइड्स, स्क्लेराइड्स आर ऑफ, स्क्लेराइड्स आर ऑफ क्या भाई, स्क्लेराइड्स ये टाइप ऑफ क्या है, ये टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा है। ये टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा है। आप बताइए टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा है। अब बात कर लो टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। चलो भाई स्क्लेरेनकाइमा दिया है, थर्ड ऑप्शन, स्क्लेराइड्स आर टाइप ऑफ, स्क्लेराइड्स और फाइबर टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। आंसर क्या होगा, 111 का आंसर होगा थर्ड। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोलेनकाइमाइज। कोलेनकाइमा क्या है भाई, फोटोसिंथेसिस टिश्यू है, कर सकता है, लिविंग है तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। चलो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू नहीं कर सकता भाई, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, डेड मैकेनिकल टिश्यू, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, लिविंग मैकेनिकल, डेड मैकेनिकल टिश्यू, डेड तो होगा नहीं, लिविंग फोटोसिंथेटिक टिश्यू। याद रखिएगा कि कोलेनकाइमा अक्सर ये टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ कहां कहां प्रोवाइड कर सकता है, याद रखिए, एक पेटियोल में लीफ के, और दूसरा स्टेम की हाइपोडर्मिस में होता है। तो इसमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा, इसमें फर्स्ट थर्ड के साथ जा सकते हैं, फर्स्ट आंसर भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, 113 की बात करिए। The thickening in कोलेनकाइमा is due to the deposition of, देखिए कोलेनकाइमा में लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है, पैक्टिन और हेमिसेलुलोज का डिपोजिशन होता है। तो इसमें पैक्टिन दिया, पैक्टिन के साथ चले जाएंगे। सुबेरिन तो एंडोडर्मिस पे होता है, एंडोडर्मिस पे होता है, और एंडोडर्मिस पैरेन्काइमेटस है, कहां होता है, डाइकॉट रूट में। आ रही बात समझ में। क्यूटिकल वैक्सी लेयर है, और किसके ऊपर होता है, एपिडर्मिस पे। ये गलत, ये गलत, लिग्निन स्क्लेरेनकाइमा, आंसर क्या जाएगा, पैक्टिन। यानी 113 का आंसर क्या होगा, सेकंड।
अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे बैम्बू की बात कर रहे हैं, मोनोकॉट, ग्रासेज एंड मिंट स्टेम इलोंगेटेड बाय द एक्टिविटी ऑफ, ये कैसे, देखिए ये सारे मोनोकॉट है, सारे क्या भाई मोनोकॉट, और मोनोकॉट का इंटरनोड कैसे इलोंगेट होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आंसर क्या होगा, थर्ड, आंसर होगा सेकंड, आंसर सॉरी थर्ड, इंटरकैलरी मेरिस्टेम मोनोकॉट में होता है, ये सारे मोनोकॉट हैं, और इनको कौन इलोंगेट कराएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। चलिए आंसर लगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब आ जाओ, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ लैटरल मेरिस्टेम। देखिए लैटरल मेरिस्टेम के एग्जांपल कितने भाई, एक तो कॉर कैम्बियम, लैटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम नहीं होगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हो सकता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये भी लैटरल है, एपिकल मेरिस्टेम नहीं होगा, आंसर जाएगा 3। आपको अभी बताया भाई, अभी बताया कुछ देर पहले, कॉर कैम्बियम कॉर्टेक्स वाले रीजन में बनेगा, और वो भी कब, एट अ टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, जब वास्कुलर कैम्बियम बन जाता है और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम जोड़ता है और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, एपिडर्मिस पर प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर को कम करने के लिए बाहर की तरफ कॉर्टेक्स के सेल डी डिफरेंशिएट होकर बनाते हैं कॉर कैम्बियम, और ये कॉर कैम्बियम एपिडर्मिस पर पड़ने वाले फोर्स को क्या करता है, कम करता है, ताकि ये डिवाइड करके 3 लेयर बनाता है और फोर्स को कम करते हैं। ये कब बनता है, एट अ टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में बनेगा कॉर्टेक्स में, तो कौन सा मेरिस्टेम होगा भाई, लैटरल मेरिस्टेम। याद रखिए आंसर होगा आपका इसका 115 का होगा आपका थर्ड। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, चलो 116 बात कर लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग द करेक्टली मैच विद द लोकेशन एंड फंक्शन, एपिकल करेक्टली मैच कर लेते हैं भाई, लोकेशन कौन सही है, एपिकल मेरिस्टेम, सूट और रूट सही है, इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट सही हो सकता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इन बिटवीन द एपिकल मेरिस्टेम नहीं, एपिकल मेरिस्टेम के बीच में नहीं होगा, मैच्योर सेल के बीच में होगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इन द वास्कुलर बंडल इंक्रीज द गर्थ ऑफ द स्टेम, इंट्राफेसिकुलर इन द वास्कुलर बंडल, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इन बिटवीन द वास्कुलर बंडल, इन बिटवीन द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में पूछा गया है, करेक्टली मैच विथ इट्स लोकेशन एंड फंक्शन, इंक्रीज द गर्थ ऑफ देखिए ये दोनों की जो बात है ना, ये लगभग दोनों लोकेशन तो दोनों का सही है, ये फंक्शन की जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये स्टेम में होता है, ये स्टेम में होगा, तो याद रखिए ये वाली बात, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ये स्टेम में होता है, और यहाँ स्टेम और रूट दोनों दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप बात इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इन बिटवीन वास्कुलर बंडल, ये लाइन भी गलत हो जाएगा, ये लाइन भी गलत हो जाएगा, बाहर से बनेगा ये, यानी आंसर आपका क्या जाएगा इसमें, आंसर क्या जाएगा आपका फर्स्ट आंसर जाएगा, 116 का आंसर क्या होगा फर्स्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 117, इफ फर्स्ट प्राइमरी टिश्यू, सेकंड लैटरल, और थर्ड क्या है प्राइमरी स्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। याद है सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले प्राइमरी मेरिस्टेम, सबसे पहले प्राइमरी मेरिस्टेम, फिर क्या होगा उसके बाद प्राइमरी मेरिस्टेम का, जब देखिए यही तो बताया था प्राइमरी मेरिस्टेम, इस प्राइमरी मेरिस्टेम का क्या करा दीजिए डिफरेंशिएशन, क्या बन जाएगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, और इसका क्या करा दो डी डिफरेंशिएशन, क्या बन जाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम, इसका क्या करा दो री डिफरेंशिएशन, क्या बन जाएगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। आंसर देख लीजिए, यहां पे बात कर लेते हैं भाई, ये हो गया आपका फर्स्ट हो गया आपका थर्ड वाला आंसर का यहाँ पे ऐसे ही मिल जाएगा ये। इसके बाद क्या भाई देख लेते हैं, आपका कहाँ दिया है प्राइमरी, उसके बाद लैटरल मेरिस्टेम, तो सेकेंडरी हो जाएगा प्राइमरी टिश्यू, तो तीसरे के बाद पहला आएगा, ठीक है ये आ जाएगा, फिर प्राइमरी टिश्यू, फिर उसके बाद दूसरे की बात कर लो, लैटरल मेरिस्टेम आ जाएगा यहाँ पे, सेकेंडरी मेरिस्टेम है, देखिए ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो और ये हो जाएगा आपका प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, और ये जो है सेकेंडरी टिश्यू क्या है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। आंसर क्या जाएगा आपका फोर्थ। अब आ जाओ नेक्स्ट के पास, परमानेंट टिश्यू डेवलप फ्रॉम, परमानेंट टिश्यू कैसे डेवलप, एपिकल मेरिस्टेम ओनली, इंटरकैलरी मेरिस्टेम ओनली, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम बोथ, दोनों से परमानेंट बनेंगे, प्राइमरी से भी बनेंगे और सेकेंडरी से भी बनेंगे, दोनों से परमानेंट बनेंगे। याद रखिए अभी बताया मैंने कि आपको प्राइमरी मेरिस्टेम जब डिफरेंशिएट करेगा तो आपको प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनेंगे, और जब ये डी डिफरेंशिएट करेगा तो आपको सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेंगे, जब ये री डिफरेंशिएट करेगा तो आपको ये जब डी डिफरेंशिएट करेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बनेगा आपका, यहां पे देखिए
ये जब डी डिफ्रेंशिएट करेगा तो यहाँ बन जाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम, और जब ये री डिफ्रेंशिएट करेगा तो यहाँ बन जाएगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू सेकेंडरी मेरिस्टेम से ही बन रहा है, और यहाँ पर परमानेंट टिश्यू प्राइमरी मेरिस्टेम से ही बन रहा है, तो दोनों से बन सकता है, याद रखिएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 120 की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग फीचर इज द अनरिलेटेड टू द कोलेनकाइमा इन द प्लांट। अनरिलेटेड कौन है भाई? तो सेल्स वॉल थिकनिंग, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन, सही है, ये रिलेटेड है। इंटरसेलुलर स्पेस वेल डेवलप, ये गलत है, गलत है ये। मेन फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट कर सकता है ये। क्लोरोप्लास्ट में या मे नॉट बी प्रेजेंट, याद रखिए ये भी सही है। यानी आपका आंसर क्या जाएगा, जो क्या पूछा है कौन अनरिलेटेड, यानी सेकंड वाला आंसर होगा आपका। चलिए देखिए, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 121 है। इसमें देखते हैं क्या कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। विच आर द फॉलोइंग प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। यहां पे ध्यान दीजिए, इंक ले लेते हैं भाई। देखिए यहां है मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट, ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट। अब ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट मतलब अगर यंग स्टेम की बात कर रहे हैं, याद रखो, तो यंग स्टेम ग्रोइंग पार्ट हो सकता है प्लांट का। तो यंग स्टेम के एपिडर्मिस के नीचे जो स्ट्रक्चर होता है उसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं, और हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा का बना होता है। तो याद रखिएगा कि मैकेनिकल सपोर्ट या तो कोलेनकाइमा से आएगा या फिर स्क्लेरेनकाइमा से। जो ग्रोइंग पार्ट है वहां पर क्या होगा, कोलेनकाइमा। तो इसका, और देखिए इसमें दे भी दिया है यहाँ पर, देखिए यंग स्टेम की बात कर रहा है और पेटियोल ऑफ लीफ। इसका मतलब अगर ये स्टेम है, स्टेम का ये एपिडर्मिस है, ये क्या है, एपिडर्मिस। स्टेम के लिए ये एपिडर्मिस है, और इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ, अगर मैं इंक ले लूँ, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ अगर बात कर ले रहे हैं, जस्ट नीचे की तरफ इसकी बात कर रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो भी सेल्स होंगे ये क्या है, ये किसके बने होंगे, ये कोलेनकाइमेटस होंगे, ये कोलेनकाइमेटस होंगे, कोलेनकाइमेटस, काइमेटस। तो याद रखिएगा ये कोलेनकाइमेटस क्या है, ये हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो याद रखिए यंग स्टेम में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस होता है, हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस। इसके अलावा अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये लीफ है और ये लीफ का पेटियोल है, ये लीफ का पेटियोल है, तो इस पेटियोल में अगर स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा ऐसे बनाऊं आपको, ये पेटियोल मान लो बड़ा करके, तो इसका ऊपर वाला एपिडर्मिस है। अगर आप इसके नीचे की तरफ बात कर रहे हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, पेटियोल में एपिडर्मिस के नीचे ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है ये भी कोलेनकाइमेटस है। कैसा है ये, कोलेनकाइमेटस। तो याद रखिएगा कोलेनकाइमेटस है ये। तो कोलेनकाइमा कहाँ कहाँ हो सकता है, एक पहला फर्स्ट जो है ये क्या है, पेटियोल, यानी पेटियोल में हो सकता है कोलेनकाइमा। और इसके अलावा ये जो यंग स्टेम है, ये कौन सा स्टेम है, यंग स्टेम, यंग स्टेम के हाइपोडर्मिस में हो सकता है, यंग स्टेम के हाइपोडर्मिस में हो सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, कोलेनकाइमा। कहा दिया भाई, कोलेनकाइमा, सेकंड ऑप्शन होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इसका 121 का जो आंसर है कोलेनकाइमा, क्लास में कई बार बताया गया है, एनसीईआरटी की लाइन है, आप सबने उम्मीद है सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, स्क्लेराइड्स आर फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट सॉलिड, एक्सेप्ट, देखिए कहाँ कहाँ है, स्क्लेराइड्स की बात कर रहा है। तो पहले बात करते हैं स्क्लेराइड्स क्या है। तो याद रखिए मैंने आपको बताया होगा कि जो परमानेंट टिश्यू है, ब्लैक कलर की बात कर रहे हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं जो परमानेंट टिश्यू है, पीटी लिख रहा हूँ। ये परमानेंट टिश्यू जो है वो दो तरह के होंगे, कौन कौन, सिंपल टिश्यू एसटी लिख दे रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू सीटी लिख दे रहे हैं। सिंपल टिश्यू तीन तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम।
अब इसमें जो ये आपका स्क्लेरेन्काइमा है, ये स्क्लेरेन्काइमा दो तरह का हो सकता है। एक हो गया आपका फाइबर, एक आपका जो है ये फाइबर है, एक फर्स्ट जो है वो फाइबर की बात कर लेंगे। चलिए फाइबर हो गया, और दूसरा जो है वो स्क्लेरेट्स। तो आपके जो सवाल में स्क्लेरेट्स के बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है? स्क्लेरेट्स के बारे में। स्क्लेरेट्स क्या है? स्क्लेरेन्काइमा। आप याद करिए एनसीईआरटी में पूछा गया है कि ये स्क्लेरेट्स कहाँ कहाँ होता है, फाउंड इन। तो फाउंड इन कहाँ होगा? सॉलिड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, आपको याद है जो एंडोस्पर्म है कोकोनट का, वो क्या है? वो उसमें स्क्लेराइड्स है? नहीं, गलत बात है, ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है। दूसरा फ्रूट वॉलनट, फ्रूट वॉलनट ऑफ क्या पूछा गया है? एक्सेप्ट। फ्रूट वॉलनट सही है, सही है। और सीड कोट ऑफ लेगुमिनस प्लांट, ये भी सही है। पल्प ऑफ फ्रूट लाइक पियर, गुआवा एंड सपोटा, ये भी सही। यानी ये तीनों ऑप्शन सही है। आपसे पूछा गया है कि कौन सही नहीं है, तो सही नहीं कौन है आपका आंसर, यानी फर्स्ट सही नहीं है। इसका मतलब आंसर आपका जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट यानी 122 का आंसर जो है वो फर्स्ट होगा। क्या होगा आंसर? फर्स्ट। क्यों फर्स्ट होगा? क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है, आप समझ रहे हैं। स्क्लेराइड्स फ्रूट वॉल ऑफ नट में हो सकता है, सीड कोट ऑफ लेगुमिनस प्लांट, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक पियर, गुआवा एंड सपोटा। ये आपको कई बार मैंने बताया क्लास में, एक बार नहीं 5 बार बताया होगा, उससे भी ज़्यादा बार एक ही बात बताई है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, which permanent tissue is incorrectly matched with its cell wall component and function। देखिए सेल वॉल कंपोनेंट और फंक्शन से कौन है जो इनकरेक्टली मैच है? इनकरेक्टली मैच, इस पे ध्यान दीजिए। इनकरेक्टली मैच, करेक्टली मैच यानी 3 होगा और एक इनकरेक्टली मैच होगा। तो बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं कोलेनकाइमा की, तो कोलेनकाइमा के सेल वॉल में सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है और पैक्टीन होता है, सही है। और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, इसके अलावा फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। तो आपका ये फर्स्ट जो है ये सही है। पहला हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। स्क्लेरेन्काइमा की सेल वॉल में सेलुलोज प्लस लिग्नीन, तो लिग्नीन है, ठीक है, सही है। और लिग्नीन है तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। इनकरेक्ट ढूंढना है। जाइलम वेसल की बात करेंगे। जाइलम वेसल सुबेरिन है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। पैरेन्काइमा की बात कर लो, सेलुलोज है और फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज, याद रखो ये भी सही है। अब एक बात बताइए, अगर पहला, दूसरा और तीसरा फोर्थ सही है, तो इसका मतलब ये है कि गलत वाला ऑप्शन कौन सा है? गलत वाला ऑप्शन थर्ड है, और यही थर्ड सही होगा। इस ऑप्शन को भी देख ले रहे हैं। सुबेरिन मैंने आपको कहाँ बताया था, आप याद रखिए। तो सुबेरिन आपको मैंने एनाटॉमी में एक जगह बताया था, याद करिए कहाँ बताया था। जो डाइकॉट स्टेम का एंडोडर्मिस है, उसके रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे सुबेरिन का डिपोजिशन है। तो याद रखिए यहाँ पर जाइलम वेसल क्या है? जाइलम वेसल जो है वो स्क्लेरेन्काइमेटस है, तो वहाँ सुबेरिन नहीं होना चाहिए, वहाँ भी लिग्नीन का डिपोजिशन। अगर लिग्नीन यहाँ पर होता तो ये बात सही होती। यार ये बात समझ में, सुबेरिन है, इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और हमको इनकरेक्टली देखना है। यानी 123 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? थर्ड। चलिए थर्ड। अब बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आ जाइए बात कर लेते हैं। 124 रेड कलर लेते हैं, थोड़ा दिखाई देगा। चलिए, विच सिंपल टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द पेटियोल ऑफ लीफ। अभी मैंने बात किया था थोड़ी देर पहले कि मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है और लीफ के पेटियोल में। तो अभी मैंने बताया आपको कि कई बार मैंने बताया कि एनाटॉमी में कोलेनकाइमा का 2 ही लोकेशन लिखा हुआ है, पूरे आपके जो 11th की एनसीईआरटी है उसके एनाटॉमी में 2 ही जगह, एक पेटियोल ऑफ लीफ और दूसरा यंग स्टेम के हाइपोडर्मिस में। तो जब भी ये बात आए कि पेटियोल ऑफ लीफ में कौन है जो मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, तो आप बहुत ही आसानी से, और आप आंसर किसके साथ जाएंगे? कोलेनकाइमा। कहाँ जाएंगे? कोलेनकाइमा।
ऑप्शंस को अगर हम लोग ध्यान देखें तो एरेनकाइमा हाइड्रोफाइट्स में होता है और ये बायोंसी प्रोवाइड करता है, इनके पास लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है। स्क्लेरेनकाइमा भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये लीफ के पेटियोल में नहीं, लीफ के पेटियोल में याद रखेंगे, उसके पेटियोल के में स्क्लेरेनकाइमा नहीं है, वहाँ पर कोलेनकाइमा है। क्योंकि यहाँ अगर कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को आप कंपेयर करें तो लिग्नीन होता है स्क्लेरेनकाइमा में, जिसके वजह से वो लचीलापन नहीं आता है, और कोलेनकाइमा में लिग्नीन के जगह हेमीसेलुलोज और सेलुलोज का डिफिशन होता है, जिसके वजह से उसमें लचीलापन आता है। इसीलिए जहाँ भी लचीलेपन की ज़रूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, टेंसाइल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर क्या होता है, कोलेनकाइमा। और आपको पता है कि पेटियोल जो है, जब पेटियोल मूव करता है, हिलता है, तो लैमिना, पूरा लैमिना हिलेगा। पेटियोल जब हिलेगा तभी लैमिना हिलेगा। और याद रखिएगा, पेटियोल जब हवा में मूव कर रहा है, अगर उसमें लचीलापन नहीं होगा तो फिर वो टूट के क्या होगा, गिर जाएगा। और लचीलापन यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन देगा, तो आप याद रखिए कौन देगा, कोलेनकाइमा। चलिए पैरेनकाइमा की बात करेंगे तो पैरेनकाइमा तो मैकेनिकल सपोर्ट देता ही नहीं है, तो ऐसे ही गलत है, ये भी गलत है, और ये तो हाइड्रोफाइट्स में होता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सेकंड आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। 125 की बात करेंगे तो द मेजर फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब इन द प्लांट्स इज। देखिए जो मेजर सीव ट्यूब का मेजर फंक्शन पूछ रहा है, क्या हो सकता है, तो याद रखिए, देखिए सीव ट्यूब की हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं फिगर से। देखिए ये जो है, ये एक सीव मेंबर है, एक क्या है, सिंगल सीव मेंबर। कई सारे सीव मेंबर्स जब मिलते हैं तो सीव ट्यूब बनता है। क्या बनता है, सीव ट्यूब। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा एक सीव ट्यूब बना है। क्या बना है, एक सीव ट्यूब। और याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया है, याद रखिए, इस सीव, ये एक सिंगल की अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बात करूँ तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे सीव सेल्स। ये सीव सेल है, और ये पूरा जो ट्यूब दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग सीव ट्यूब। क्या बोलेंगे, सीव ट्यूब। अब बात करिए, ये जो सीव सेल्स हैं, इनके पास क्या होता है, इनके पास साइटोप्लाज्म होता है, और बट इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। यानी ऐसा सेल है जिसमें साइटोप्लाज्म तो है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। आप बताइए, तो इसको कंट्रोल करने के लिए किसी दूसरे न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ना। तो याद रखिएगा, होता क्या है, होता ये है कि इसके साइड में लटका होता है क्या, कंपेनियन सेल। और इस कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है, ये कंट्रोल करता है किसको, सीव सेल्स को। किसको कंट्रोल करता है, सीव सेल्स को। और एक कंपेनियन सेल एक से ज़्यादा सीव सेल्स को कंट्रोल कर सकता है। अब कंट्रोल करना है भाई, तो क्या दरवाजे की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो याद रखिएगा कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स हैं, इस पर मेनी प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं, और ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस दोनों सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं, जिसके द्वारा आसानी से ये न्यूक्लियस इसके भी साइटोप्लाज्म को कंट्रोल कर लेता है। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, ये कनेक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा क्या। चलिए मैं बनाता हूँ फिगर। देखिए यहाँ पे कई सारे कनेक्शंस होंगे। ये प्लाज्मोडेस्मेटा है, चलिए प्लाज्मोडेस्मेटा है। अब होता क्या है, ये जो आपका ये कंपेनियन सेल, ये कंट्रोल करता है इस सीव ट्यूब के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट को। सवाल क्या देख लेते हैं, क्या कर रहा है, ये कंपेनियन सेल, ये है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। ये कंपेनियन सेल क्या करता है, मेंटेन करता है, मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट, मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है। अब देखिए मेंटेन करता है, ये जो कनेक्शन से प्लाज्मोडेस्मेटा है, बहुत सारे कनेक्शन से इस लॉन्गिट्यूडनल वॉल पे, इसलिए इसको पिटफील्ड बोलते हैं। चलिए तो मैकेनिकल, अब ये दोनों लिविंग है तो मैकेनिकल सपोर्ट तो देंगे नहीं भाई,
ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल तो करते नहीं है। ट्रांसलोकेशन किसका करेंगे? सीव ट्यूब में फूड का ट्रांसपोर्ट होगा। ये जो फूड है, ये मान लो ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना है फूड को यहाँ पर। तो याद रखिए यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। ये खाना यहाँ से बहते हुए कहाँ आ जाएगा? पॉइंट बी पे। तो याद रखो इस बात को कि सेकंड, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट फूड स्टोरेज। देखिए ऑर्गेनिक सॉल्यूट, अगर जो फूड है ना, जो फूड जा रहा है सीव ट्यूब में, द मेजर फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब, जो फूड इस सीव ट्यूब में जा रहा है, ये फूड क्या है? ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक स्टार्च की बात कर लेंगे तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक सॉल्यूट। तो याद रखिएगा इसमें किसका ट्रांसलोकेशन हो रहा है? ऑर्गेनिक सॉल्यूट का। ये फूड क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्यूट। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन जो जाएगा वो थर्ड जाएगा। मैकेनिकल सपोर्ट होगा नहीं, ट्रांसलोकेशन वाटर मिनरल होगा नहीं, फूड स्टोरेज है नहीं, तो इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। बहुत अच्छा सवाल है। ऑर्गेनिक सॉल्यूट क्यों बोल रहे? स्टार्च को हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि इसमें वाटर है और वाटर के अंदर वो सॉल्यूट क्या? स्टार्च है। चलिए उसी में फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में, आउट ऑफ द 4 कंपोनेंट ऑफ जाइलम, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, हाउ मेनी आर डेड? देखिए जिनके पास भी लिग्निन होगा वो डेड होगा। तो याद रखिए ये जो ट्रैकेट्स है, ये ट्रैकेट्स ये भी लिग्निफाइड है। ट्रैकेट जो है वो लिग्निफाइड है। अगर ट्रैकेट्स लिग्निफाइड है तो इसका मतलब ये ट्रैकेट्स क्या होगा? डेड होगा। ट्रैकेट्स क्या होगा? डेड होगा। पहला, फर्स्ट, ट्रैकेट्स डेड होगा। दूसरा, वेसल्स भी लिग्निफाइड है। वेसल्स भी क्या है? लिग्निफाइड है। अगर वेसल्स लिग्निफाइड है तो जाहिर सी बात है वेसल्स भी क्या होगा? वेसल्स भी डेड होगा। वेसल्स भी क्या होगा? डेड होगा। अब जाइलम फाइबर की बात कर रहे हैं, जाइलम फाइबर भी लिग्निफाइड है। जाइलम फाइबर भी लिग्निफाइड है। अगर जाइलम फाइबर भी लिग्निफाइड है इसका मतलब जाइलम फाइबर भी डेड होगा। डेड होगा, याद रखिएगा। लेकिन ये जाइलम पैरेन्काइमा नो लिग्निफाइड, क्या भाई? जाइलम पैरेन्काइमा नो लिग्निफाइड। तो जब जाइलम पैरेन्काइमा लिग्निफाइड नहीं है इसका मतलब जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होगा। तो इन 4 में से अगर आपसे बात किया जाए कि कितने हैं जो डेड है, तो 3 डेड हैं। कौन कौन डेड है? ट्रैकेट्स हो गए, वेसल्स और जाइलम फाइबर। तो आपका आंसर क्या होगा? थर्ड, फोर्थ आंसर चला जाएगा। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि लिग्निफाइड वाले डेड क्यों हैं, याद रखिएगा प्राइमरी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में लिग्निन का जब डिपोजिशन होता है तो मैक्सिमम, जैसे प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस धीरे धीरे ब्लॉक हो जाते हैं। जब सारे प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस ब्लॉक हो जाते हैं तो नेवरिंग सेल से कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है और सेल क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। याद रखिए इस बात को। तो जिनमें भी लिग्निन होगा उनका प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस ब्लॉक हो जाते हैं और वो सेल्स क्या होते हैं? मर जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ट्राइकोम आर। देखिए मैंने आपको बताया था टिश्यू सिस्टम, और 3 तरह का टिश्यू सिस्टम मैंने बताया था। क्या क्या बताया था आपको? देखिए फिगर से बात कर लेंगे हम लोग। ये देखिए मैंने बताया था ये आपका क्या है? ये एपिडर्मिस, एक ट्रांसवर्स सेक्शन में स्टेम का बना रहा हूँ। तो इसमें सबसे बाहर की तरफ, ये जो सबसे बाहर की तरफ है ये एपिडर्मिस है। ये क्या है? एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस है, याद रखिएगा। ये सबसे बाहर की तरफ क्या है? एपिडर्मिस है। आ रही बात समझ? इस एपिडर्मिस से याद रखिएगा जो बाहर की तरफ अराइज होता है, एपिडर्मिस से बाहर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर है इनको हम बोलते हैं ट्राइकोम। क्या बोलते हैं इनको? ट्राइकोम। एपिडर्मिस से जो बाहर निकल रहा है। अब ये जो ट्राइकोम है ये इनकी खासियत क्या है? ये देखिए ये ट्राइकोम, ये हो गया अपना एपिडर्मिस। अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया एपिडर्मिस, ये स्टेम की एपिडर्मिस है। और अगर ये स्टेम की एपिडर्मिस है तो इससे जो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर निकला है ये है ट्राइकोम। ये क्या है? ट्राइकोम। और मैंने आपको बताया था कि ट्राइकोम्स जो हैं, ट्राइकोम की जब बात करते हैं तो ये ट्राइकोम के लिए 3 बातें याद करनी है। कितनी बातें? 3 बातें। एक जो बात आपको याद करनी है ट्राइकोम के लिए, जो एक पहली बात आपको याद कर लेनी है, इसमें क्या याद करना है कि ये जो ट्राइकोम है ये मल्टी सेलुलर होते हैं। एम लिख रहा हूँ मैं, ट्राइकोम मल्टी सेलुलर।
ये मे बी ब्रांच हो सकते हैं या अनब्रांच हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। देखिए मैंने ये ब्रांच अनब्रांच बनाया, ये ब्रांच बनाया। इसके अलावा ये किस में हेल्प करते हैं? हेल्प इन प्रिवेंट वाटर लॉस, प्रिवेंट वाटर लॉस। ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंट वाटर लॉस। क्यों वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहे हैं भाई? क्योंकि जो सूट सिस्टम है, चाहे वो स्टेम हो या लीफ हो, वहाँ पर लाइट डायरेक्ट पड़ता है, और लाइट डायरेक्ट पड़ रहा है, वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर वेपराइजेशन, अगर पानी की थोड़ी भी कमी है और पूरा पानी उड़ जा रहा है, फिर प्लांट तो सूख जाएगा। इसीलिए सूट सिस्टम में क्यूटिकल हो सकता है और ट्राइकोम हो सकता है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। तो याद रखना ट्राइकोम का काम क्या है? ट्राइकोम मल्टीसेलुलर हो सकता है, ब्रांच या अनब्रांच, और वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा। तो आंसर क्या है? ट्राइकोम्स आर, तो आप बोलेंगे मल्टीसेलुलर है। अगर इसका उल्टा रूट हेयर की बात करें तो रूट हेयर मल्टीसेलुलर के जगह यूनिसेलुलर होता है, और ब्रांच नहीं होगा, वो हमेशा अनब्रांच होगा, और वाटर लॉस को प्रिवेंट नहीं करता है। जो रूट हेयर है वाटर को एब्जॉर्ब करता है। चलिए वाटर और मिनरल को नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। अब बात कर ले रहे हैं, चलो रूट हेयर की बात आ गई। देखिए अभी मैं बात कर ही रहा था, रूट हेयर कहाँ होता है? देखो पहली बात कि अगर ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये रूट है, ये रूट है, ये रूट है, इस रूट की ये एपिडर्मिस है, ये रूट की एपिडर्मिस है। अब रूट की जो एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस से याद रखिएगा बाहर की तरफ ऐसा स्ट्रक्चर अराइज कर रहा है। ये मैचुरेशन रीजन में आपको दिखेगा। इन्हीं स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या? रूट हेयर। क्या बोलते हैं इनको? रूट हेयर। यानी रूट के एपिडर्मिस से जो निकल रहा है वो रूट हेयर है। और रूट हेयर मैंने अभी बताया आपको कि ये क्या हो सकता है? ये होता है यूनिसेलुलर, और दूसरी बात ये हमेशा अनब्रांच होगा, और ये क्या करता है? हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर H2O एंड मिनरल। वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में क्या करेंगे? ये हेल्प करेंगे। आ रही बात समझ में? तो इसमें जो आंसर आपका जाएगा वो रूट हेयर मल्टीसेलुलर नहीं होंगे, मल्टीसेलुलर एसेलुलर नहीं होंगे, एसेलुलर भी नहीं होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। यानी 128 का जो आंसर है वो थर्ड आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं हम लोग। क्यूटिकल इज एब्सेंट। याद रखो एक बात करते हैं, क्यूटिकल करता क्या है? क्यूटिकल वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, और प्लांट का वो पार्ट जो सॉइल के अंदर है, क्या वहाँ पे लाइट डायरेक्ट पड़ रहा है? लाइट पड़ेगा ही नहीं, पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा सॉइल को लाइट। तो क्या वो जो अंदर की तरफ है सॉइल के, वहाँ लाइट जा ही नहीं रहा है? तो और दूसरी बात कि सॉइल के अंदर तो पानी है, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या क्यूटिकल की ज़रूरत है? तो आप कहेंगे नहीं। यानी जो रूट सिस्टम में वहाँ क्यूटिकल नहीं होता है, सूट सिस्टम में क्यूटिकल हो सकता है। क्यूटिकल आपका लीफ में हो सकता है और स्टेम में हो सकता है, लेकिन रूट में नहीं हो सकता। जैसे मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये एक प्लांट है, और इस प्लांट का ये सॉइल के अंदर का पार्ट रूट है, और ये आपका एक मान लो सपोज कर लो लीफ है। तो लाइट, सन की लाइट, अगर ये सन मैं बना रहा हूँ, तो इस सन की जो लाइट है, इस सन की लाइट की अगर हम लोग बात करें, तो ये लाइट कहाँ पड़ सकता है? ये लाइट इस लीफ पे पड़ सकता है, ये लाइट इस स्टेम पे पड़ सकता है। क्या ये लाइट इस रूट पे जाएगा? डायरेक्टली नहीं जा सकता। तो क्या यहाँ क्यूटिकल की आवश्यकता है? नहीं। यानी क्यूटिकल लीफ में होगा, स्टेम में हो सकता, मतलब लीफ और स्टेम में हो सकता है, रूट में नहीं हो सकता क्यूटिकल। यानी रूट में क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल क्या होगा? एब्सेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो क्यूटिकल होगा क्यों? तो आपका आंसर क्या जाएगा भाई? क्यूटिकल एब्सेंट इन रूट। क्यों? स्टेम में हो सकता है क्यूटिकल, लीफ में भी हो सकता है, नॉन ऑफ दिस जाएगा नहीं। आंसर क्या होगा? फर्स्ट। 129 का आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। चलिए बीन शेप की बात कर रहा है। बीन शेप स्ट्रक्चर विच इंक्लूडेड स्टोमेटल पोर इज नोन एज। देखिए ये डाइकॉट स्टोमेटा की बात कर रहा है। मैं फिगर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अगर हम लोग डाइकॉट स्टोमेटा की बात कर रहे हैं, तो देखो डाइकॉट स्टोमेटा में ये जो स्ट्रक्चर है,
इसको मैं बना रहा हूँ, ये है आपका, ये जो स्ट्रक्चर है ये गार्ड सेल है। ये क्या है? गार्ड सेल। ये जो स्ट्रक्चर है ये गार्ड सेल। गार्ड सेल की अंदर वाली वॉल जो होती है ये थिक होती है। अंदर वाली वॉल गार्ड सेल की थिक होती है, ये थिक वॉल है। अंदर वाली वॉल गार्ड सेल की थिक होती है। इसके रिस्पेक्ट में बाहर वाली वॉल थिन होती है। तो बात कर लेते हैं, देखिए अब इस गार्ड सेल को याद रखिए, और भी चीजें हैं इसमें, जैसे ये गार्ड सेल में क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट है। मैंने आपको सिखाया था कि जितने भी एपिडर्मल सेल हैं वो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, किसको छोड़ के? गार्ड सेल को। यानी गार्ड सेल एक ऐसा सेल है जो फोटोसिंथेटिक होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेटिक। तो ये बात याद रखिए, गार्ड सेल जो है वो फोटोसिंथेटिक होता है। तो बात कर लेंगे हम लोग। अब देखिए, अब ये इसके अलावा एक और बात मैंने बताया था कि यहां पर माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, सेलुलोजिक मायोफाइब्रिल्स, माइक्रोफाइब्रिल्स, ये जो हैं रेडियली अरेंज होते हैं, ये रेडियली अरेंज होते हैं। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि इनके बाहर, याद रखिएगा, इनके बाहर, इनको जो कवर कर रहा है, इनके बाहर ये जो सेल है, याद रखिएगा, ये जो सेल है ये सब्सिडरी सेल है। क्या सेल है ये? सब्सिडरी। हम बताते हैं आपको, देखिए लेबलिंग करते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए ये जो सेल मैंने बना रखा है, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये जो है, ये जो है ये हो गया आपका गार्ड सेल, ये हो गया गार्ड सेल, गार्ड सेल। और गार्ड सेल को जो सराउंड कर रहा है ये, इसको बोलते हैं सब्सिडरी सेल। क्या बोलते हैं इसको? सब्सिडरी सेल। इसको बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। ये हो गया सब्सिडरी सेल्स। और ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं स्टोमा, या इसी को स्टोमेटल एपर्चर बोलते हैं। स्टोमा को स्टोमेटल एपर्चर। अब देखिए इन सब की तो बात कर सकते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है और गार्ड सेल का इनर वॉल थिक है, आउटर वॉल थिन है। अब बात करिए, सवाल क्या है? बीन शेप। अब ये जो गार्ड सेल है ना, ये गार्ड सेल, ये शेप देखिए कैसा नजर आ रहा है? बीन शेप नजर आ रहा है। तो जो बीन शेप बात कर रहा है आपके सवाल में, बीन शेप्ड, वो बीन शेप्ड किसकी बात कर रहा है? वो बीन शेप्ड बात कर रहा है गार्ड सेल की। किसकी बात कर रहा है? गार्ड सेल। तो गार्ड सेल बीन शेप स्ट्रक्चर है, और ये किसको इंक्लूज कर रहा है? ये पोर का नाम है स्टोमा को, और क्या बोलते हैं? स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं इसको? स्टोमेटल पोर। तो ये इंक्लूज कर रहा है स्टोमेटल पोर को। अब ये जो गार्ड सेल है, आगे देखिए, इज नोन है स्टोमेटल पोर विच इंक्लोज स्टोमेटल पोर। कह रहा है बीन शेप्ड स्ट्रक्चर विच इंक्लोजेज स्टोमेटल पोर इज नोन एज गार्ड सेल। बोलेंगे इसको आंसर क्या देंगे? गार्ड सेल। कह रहा है बीन शेप्ड स्ट्रक्चर विच इंक्लोजेज स्टोमेटल पोर, यानी आंसर क्या जाएगा आपका? गार्ड सेल। कौन सा बीन शेप स्ट्रक्चर है? ये बीन शेप स्ट्रक्चर है, और ये किसको इंक्लूज कर रहा है? स्टोमेटल पोर को। इस बीन शेप स्ट्रक्चर का नाम क्या है? गार्ड सेल। आंसर क्या होगा आपका? सेकंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम लोग आ जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजोफिल सेल कम अंडर। मीजोफिल सेल किसके अंदर आता है? याद रखिएगा, मीजोफिल सेल आपका ये लीफ में हो सकता है। तो ये क्या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट होगा? नहीं, एपिडर्मल का टिश्यू सिस्टम का पार्ट नहीं है, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम का भी पार्ट नहीं है, ग्राउंड टिश्यू का पार्ट होगा। इसको हम लोग देख सकते हैं कैसे? देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये लीफ की एपिडर्मिस है, ये लीफ की क्या है? एपिडर्मिस है। इस एपिडर्मिस के, ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। अब याद रखिए इस एपिडर्मिस के अंदर की तरफ ये जो सेल्स भरे हुए हैं, मैं मोनोकॉट की ही बात कर ले रहा हूँ, इसमें ये जो सेल्स भरे हुए हैं ये जो है, याद रखो, ये एपिडर्मल सेल्स जो भरे हुए हैं। अब देखिए सवाल देखिए, ये हो गया आपका, ये दोनों एपिडर्मिस हो गया, ये हो गया एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस किसका पार्ट होगा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का। यानी एपिडर्मिस और जो भी क्यूटिकल वगैरह होगा ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट हो जाएगा। इसके अंदर अगर यहाँ पर क्या भरे हुए हैं, मान लो यहाँ पर ये जाइलम और फ्लोएम भरे हुए हैं, अगर इनके चारों तरफ
ये जाइलम और फ्लोएम भरे हुए हैं। अगर हम लोग बात कर ले रहे हैं कि ये जो है यहाँ जाइलम और फ्लोएम है, मान लो ये रेड वाला फ्लोएम है और ब्लैक वाला जाइलम है, तो ये हो गया फ्लोएम और ये ब्लैक वाला क्या हो गया, जाइलम। अब ये जाइलम और फ्लोएम किसके पार्ट हो गए, ये हो गया वस्कुलर बंडल, और वस्कुलर बंडल किसका पार्ट है, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम का। अब ये जो बच गया, क्या बचा आपको, ये पूरा ग्रीन कलर का ये सारा पार्ट, यहाँ से लेकर ये सब चीज़ें, ये क्या है, ये जो बच गया वो क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। यानी ये जो बचा है यही है मीजोफिल सेल। यही क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में है क्या, मीजोफिल सेल, इसमें है मीजोफिल सेल्स। तो ये मीजोफिल सेल्स किसके पार्ट हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के। किसके पार्ट हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के। तो आपका आंसर क्या जाएगा, थर्ड आंसर जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो। क्लोज वस्कुलर बंडल लैक, किसमें क्लोज वस्कुलर बंडल नहीं होगा, याद रखो क्लोज वस्कुलर बंडल लैक। वस्कुलर बंडल की बात कर रहा है तो देखिए क्लोज वस्कुलर बंडल का मतलब ये होता है, एक बंडल है, इस बंडल में ऊपर फ्लोएम है, नीचे जाइलम है, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में नो कैम्बियम। अब जाइलम और फ्लोएम के बीच में जब कैम्बियम नहीं है तो आप उसको बोलते हैं क्लोज वस्कुलर बंडल। नो कैम्बियम अगर है तो क्या बोलेंगे, क्लोज वस्कुलर बंडल। आप एक बात बताइए मुझे यहाँ पे कि क्या यहाँ पर कहीं ऐसा है क्लोज वस्कुलर बंडल लैक, क्या नहीं होगा, तो कैम्बियम नहीं होगा, यानी आपका आंसर क्या होगा, थर्ड। 132 का आंसर है थर्ड। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 133 की जब बात करेंगे, विच आर द फॉलोइंग द नॉट अ पार्ट ऑफ एपिडर्मल, कौन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट नहीं है। आप याद रखिएगा कि मैंने अभी बताया एपिडर्मिस से ट्राइकोम निकल सकता है, ये पार्ट है। कंपेनियन सेल, गार्ड सेल भी एपिडर्मिस के अंदर धसा, ये भी पार्ट है, और गार्ड सेल को ही सराउंड करता है सब्सिडरी सेल, ये भी पार्ट है। यानी ये दोनों हो गए स्टोमेटा के पार्ट। ये दोनों क्या भाई, स्टोमेटल सेल हैं, ये दोनों स्टोमेटल सेल हैं। जब ये स्टोमेटल सेल हैं तो स्टोमेटा कहाँ होता है, एपिडर्मिस में, तो ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं। और ट्राइकोम भी किससे अराइज होता है, एपिडर्मिस से। तो आंसर क्या बच गया, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल किसका पार्ट है, फ्लोएम का, फ्लोएम। और फ्लोएम किसका पार्ट है, वस्कुलर बंडल का। किसका पार्ट है, वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल किस में जाएगा, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। यानी कौन है जो पार्ट नहीं है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का, आपका आंसर क्या है, सेकंड, यानी कंपेनियन सेल। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अब क्या है 134, विच आर द फॉलोइंग द नॉट अ पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू, कौन ग्राउंड टिश्यू का पार्ट नहीं है। आप बताइए पित्त, आपको मैंने बताया था ग्राउंड टिश्यू का मतलब क्या है भाई, देखो ना, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज इक्वल टू क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन माइनस वस्कुलर बंडल प्लस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, यही तो बताना है। अब ये बताओ किसी भी ट्रांसवर्स सेक्शन से एपिडर्मिस वस्कुलर बंडल को और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को माइनस कर दो तो वो बच जाएगा ग्राउंड टिश्यू। क्या क्या बच जाएगा अगर माइनस करेंगे आप, तो बचेगा आपका पहला कॉर्टेक्स, क्या बच गया, कॉर्टेक्स। और क्या बच जाएगा, कॉर्टेक्स के बाद क्या बचेगा, कॉर्टेक्स की इनर लेयर का नाम क्या है, एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस भी ग्राउंड टिश्यू का पार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या बच सकता है, तो बचने में क्या बच जाएगा भाई, पेरिसाइकिल, क्या बच जाएगा, पेरिसाइकिल, ये भी ग्राउंड टिश्यू का पार्ट हो सकता है। इसके बाद क्या बच जाएगा आपका, पित्त बच सकता है, पित्त। और अगर ये मेडुलरी रेज है तो मेडुलरी रेज हो जाएगा। और अगर क्या है आपका, अगर आपका डाइकॉट रूट है तो कंजक्टिव टिश्यू है, तो कंजक्टिव टिश्यू भी हो सकता है, याद रखिएगा, कंजक्टिव टिश्यू भी हो सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं, उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है भाई, कौन है जो पार्ट नहीं है, पेरिसाइकिल है पार्ट तो ये गलत है, कॉर्टेक्स भी पार्ट है गलत है, ये भी पार्ट है, कौन है, वस्कुलर बंडल वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के पार्ट है। चलिए वस्कुलर बंडल वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के पार्ट हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब आ गया 135, इफ द जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज द डिफरेंट रेडियस, अगर जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियस पर हैं देन अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल इज सेड टू बी, डिफरेंट रेडियस का मतलब क्या है, चलिए फिगर से बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ फिगर, ये मान लो ये एक बंडल का फिगर बनाते हैं। चलिए यहाँ पर सेंटर में ले लो, ये हो गया आपका, ये सेंटर में ये मान लो पित्त हो गया, ये हो गया, ये पित्त हो गया। यहाँ पे ये वस्कुलर बंडल ले लीजिए, ये वस्कुलर बंडल, ये हो गया वस्कुलर बंडल।
यहाँ पर बात कर लो, अगर ये फ्लोएम है और ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। अब रेडियस बनाओ ना, यहाँ से अगर रेडियस बना रहा है, फ्लोएम अलग रेडियस पे, जाइलम अलग रेडियस पे, फ्लोएम अलग रेडियस पे, जाइलम अलग रेडियस पे, यानी इस फिगर में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे हैं, अलग अलग रेडियस पे हैं, मतलब इसको बोलेंगे क्या, रेडियल वस्कुलर बंडल। क्या बोलेंगे, रेडियल वस्कुलर बंडल। और रेडियल वस्कुलर बंडल होता कहाँ है, तो रूट में होगा। किस में होगा, रूट में होगा। तो रूट वाला आंसर देखिएगा भाई कहाँ होगा। अब अरेंज इस साइड टू बी, क्या उसको बोलते क्या, रेडियल, क्या बोलेंगे, रेडियल होगा कहाँ, रूट में। एंड डार्क कहाँ होता है, एंड डार्क बताओ कहाँ होता है, स्टेम में होगा, स्टेम में होगा एंड डार्क। आ रही बात समझ में, ओपन भी स्टेम में होगा, आ रही बात समझ में। अगर इस डिफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो रेडियल होगा, 135 का रेडियल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में 136 की बात कर लो। पिथ या सेंट्रल पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ, पिथ या सेंट्रल पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू। देखिए पिथ जो है ना, पिथ, पिथ जो है बीच में, या सेंटर पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू, उसको पिथ या मेडुलाई बोलते हैं। हमेशा पैरेन्काइमेटस होता है, हमेशा पैरेन्काइमेटस। आपको कितनी बार मैंने सिखाया, स्क्लेरेन्काइमा आप सिर्फ 3 जगह याद रख सकते हैं। एक आपका बताया था आपको डाइकॉट स्टेम का, डाइकॉट स्टेम के पेरिसाइकल में हो सकता है स्क्लेरेन्काइमा। इसके अलावा मैंने बताया था स्क्लेरेन्काइमा के लिए बात, स्क्लेरेन्काइमा कहाँ कहाँ हो सकता है, डाइकॉट स्टेम के पेरिसाइकल में, और इसके अलावा मोनोकॉट स्टेम के हाइपोडर्मिस में। इसके अलावा जो बंडल सीथ है मोनोकॉट में, जो वस्कुलर बंडल कवर करता है, वो स्क्लेरेन्काइमेटस है। तो स्क्लेरेन्काइमा सिर्फ 3 ही जगह है। कोलेनकाइमा में सिर्फ एक ही याद करना है, डाइकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस। बाकी जो भी है मैंने कितनी बार बताया वो सब आप याद कर सकते हो, पैरेन्काइमेटस है। तो इसमें आंसर आपका क्या जाएगा, पैरेन्काइमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकते हैं। 137 की बात कर लो। 137, विच टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल इज कॉमन इन स्टेम एंड लीफ, स्टेम और लीफ। देखिए स्टेम और लीफ में दोनों में एंड डार्क होता है, दोनों में एंड डार्क होगा, दोनों में कंजॉइंट होगा। तो दोनों में कंजॉइंट होगा और दोनों में एंड डार्क होगा। कंजॉइंट का मतलब क्या, जब जाइलम और फ्लोएम दोनों सेम रेडियस पे हैं तो इसको कंजॉइंट बोलते हैं। स्टेम और लीफ में क्या होता है, ये कॉमन होता है। अब बात कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बात कर लो, लेयर ऑफ सेल्स impervious टू वाटर बिकॉज बैंड ऑफ सुबेराइज्ड मैट्रिक्स कॉल्ड। याद रखिए मैंने आपको कितनी बार बताया कि जो डाइकॉट रूट है, डाइकॉट रूट के एंडोडर्मिस में जो डिपोजिशन है, एंडोडर्मिस में के रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे सुबेरिन का डिपोजिशन है। तो इसमें आंसर क्या जाएगा, इसमें पूछा है लेयर ऑफ सेल्स impervious to water because of band of suberized matrix is called endodermis. Layer of cells impervious to water because of band of suberized matrix। देखिए ये पूछ रहा ना क्योंकि, because of लेयर ऑफ सेल्स impervious, यानी कौन से सेल्स का वो लेयर जो इम्परवियस है, क्योंकि उस पर सुबेराइज मैट्रिक्स है। सुबेराइज मैट्रिक्स का मतलब हो जाएगा कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या हो जाएगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो याद रखिएगा कैस्पेरियन स्ट्रिप हो जाएगा सुबेराइज मैट्रिक्स का मतलब, कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो ये सवाल ये है कि लेयर ऑफ सेल्स इम्परवियस टू वाटर बिकॉज ऑफ बैंड ऑफ सुबेराइज मैट्रिक्स मतलब कैस्पेरियन स्ट्रिप, तो कॉल्ड। तो ये कह रहा है कि क्या बोलते हैं लेयर ऑफ सेल्स इम्परवियस टू, इस लेयर ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, लेयर ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं। तो आंसर क्या जाएगा इसका, एंडोडर्मिस जाना चाहिए। 138 का आंसर जो है वो एंडोडर्मिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, कैस्पेरियन स्ट्रिप अकर इन, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ कहाँ होगा। तो याद रखिए मैंने आपको बताया था, कई बार बताया आपको कि रेडियल वॉल पे, रेडियल वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल नहीं होगा भाई, लॉन्गिट्यूडनल वॉल ऑफ जाइलम नहीं होगा, ऑल वॉल ऑफ जाइलम नहीं, रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस। फोर्थ आंसर होगा, आपको मैंने बताया था, आपको बताया भी होगा, फिगर से भी आप देख सकते हैं। जैसे हम लोग बात कर लें, देखिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं ये वाली फिगर, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे की तरफ, एपिडर्मिस के नीचे की तरफ अगर हम लोग बात कर ले रहे हैं, देखिए ये मान लीजिए ये कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, ये कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, ये हो गए कॉर्टेक्स के सेल्स। अब कॉर्टेक्स का जो इनर लेयर है, कॉर्टेक्स का जो इनर लेयर है, ये है एंडोडर्मिस। ये क्या है, एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस है।
एंडोडर्मिस है। इसके नीचे की तरफ अगर हम लोग बात कर सकते हैं, इसी एंडोडर्मिस की बात कर रहे हैं, इस एंडोडर्मिस के नीचे की तरफ ये मान लो पेरिसाइकिल है, और पेरिसाइकिल के यहाँ पे मान लो ये क्या हो गया, ये आपका पिथ हो गया, और इसी से क्या ये है वस्कुलर बंडल्स, ये मान लीजिए वस्कुलर बंडल्स है। आ रही बात समझ, इसमें जाइलम, फ्लोएम, जाइलम। चलिए बात कर ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मामला क्या है, ये है आपका एंडोडर्मिस, ये क्या है आपका एंडोडर्मिस। अब ये जो एंडोडर्मिस है ना, इस एंडोडर्मिस के रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे, जैसे मैं इसके सेल्स को बाहर बनाऊँ, देखिए यहाँ पे ये एंडोडर्मिस को मैं इधर दिखा, ये मान लो ये एंडोडर्मिस का एक सेल है और ये दूसरा सेल, तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन जा रहा है ये ऊपर की तरफ, ये हो गया रेडियल, ये हो गया रेडियल वॉल, और ये लाइन जिसके ऊपर है ये जो है पूरा ये, इसको बोलेंगे टेंजेंशियल वॉल, ये होगा टेंजेंशियल वॉल, टेंजेंशियल वॉल। अब एक बात करिए कि रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे किसका डिपोजिशन है, तो हम लोग रेड कलर ले सकते हैं। डिपोजिशन देखिए, इसके ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, ऐसा डिपोजिशन है, देखिए ऐसा डिपोजिशन, इनके ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन है। आ रही बात समझ में, तो यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे डिपोजिशन है, ये सुबेरिन का डिपोजिशन, सुबेरिन, ये टेंजेंशियल वॉल हो गया, और ये जो है इसको रेडियल वॉल बोलते हैं, ये रेडियल वॉल। तो रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे किसका डिपोजिशन है, सुबेरिन का। इस नीचे वाले वॉल पे नहीं होता, बस रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये फोर्थ, ये रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे सुबेरिन का डिपोजिशन। अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। 140 की अगर हम लोग बात कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे द स्पेशलाइज्ड सेल्स इन एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट लीफ, एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट लीव्स दैट हेल्प इन द रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ लीफ। देखिए रोलिंग एंड अनरोलिंग की बात कर रहा है, ये एक लीफ है, इसके लीफ में, ये मोनोकॉट लीफ है, इस मोनोकॉट लीफ में ये बुल्ली फॉर्म सेल्स हैं। ये कौन से सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं इनका नाम है, ये हैं बुल्ली फॉर्म सेल। याद रखिएगा बुल्ली फॉर्म सेल्स का क्या काम है, बुल्ली फॉर्म सेल्स का क्या काम है, याद रखिए बुल्ली फॉर्म सेल्स का जो काम है, जब इसके इस प्लांट में वाटर की कमी होती है तो इसका जो ये लैमिना है, ये लैमिना मुड़ जाता है, ऐसे रोल करता है। क्यों मुड़ जाता है, क्योंकि ये बुल्ली फॉर्म सेल्स जो हैं ये टर्जिड से फ्लैसिड हो जाते हैं, और जैसे ही ये पचकते हैं, ये टर्जिड होते हैं, पानी बाहर निकल रहा है यानी एक्जोस्मोसिस हो रहा है, उस केस में ये जो लैमिना है ये फोल्ड हो जाता है और ऐसे मुड़ जाता है। फ़ायदा क्या होता है इससे, सरफेस एरिया कम हो जाता है, और जब सरफेस एरिया कम होगा तो लाइट कम पड़ेगा, और लाइट कम पड़ेगा तो वेपराइजेशन कम होगा, पानी की बचत हो जाएगी। अब क्या होगा, कभी ऐसा हो कि लाइट पानी प्रॉपर है, पानी की कमी नहीं है, उस केस में ये सेल्स क्या होते हैं, ये सेल्स जो हैं वो टर्जिड होते हैं, यानी सेल्स के अंदर पानी जा रहा है, एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, और जब ये फूलते हैं तो लैमिना भी जो रोल ऐसे बंद है वो लैमिना क्या होता है, खुल जाता है, एक्सपोज्ड कर जाता है, क्योंकि उस केस में लाइट पड़ेगा भी और वेपराइजेशन होगा भी तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लांट के अंदर पानी है, प्लांट वाटर की कमी नहीं है। आ रही बात समझ में, तो आंसर देख लेते हैं। ये होगा नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री सेल होगा नहीं, नॉन ऑफ दिस होगा नहीं, बुल्ली फॉर्म सेल्स आंसर इसका। लीफ रोलिंग, लीफ को कौन रोल करा सकता है, तो बुल्ली फॉर्म सेल्स। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 140 पे। वाटर कंटेनिंग कैविटी, याद रखिए वाटर कंटेनिंग कैविटी एनसीईआरटी की लाइन है कि वाटर कंटेनिंग कैविटी आर प्रेजेंट, ये मोनोकॉट आपका स्टेम में हो सकता है, मोनोकॉट स्टेम में। वाटर कंटेनिंग कैविटी आपको कहाँ दिखेगा, मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम को मैंने बताया था कि मोनोकॉट स्टेम कंजॉइंट होता है, और इसके अलावा क्या होता है, क्लोज होता है, कंजॉइंट होता है, क्लोज होता है, एंडार्क होता है। आ रही बात समझ में, और उनके अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटी होती है, एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। जिम्नोस्पर्म के पास क्या नहीं होता, देखिए जो आपके बात करेंगे वस्कुलर बंडल की, तो पहली बार किस में बना, टेरिडोफाइट्स में। तो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में अगर बात करेंगे तो वेसल्स नहीं होता है, वेसल्स एक एडवांस फीचर होता है। और याद रखिए ये पहली बार किस में दिखा, फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो याद है जिम्नोस्पर्म लैग, जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता है, वेसल्स नहीं होता है, वेसल्स नहीं होता है, ये हो सकता है। और ये देखिए हाँ, सीव ट्यूब की जगह सीव सेल्स होता है। देखिए ये सीव ट्यूब नहीं होगा, आंसर यहाँ क्या जाएगा, सीव सेल्स, यहाँ सीव सेल्स होता है, लिखवाया हुआ मैंने,
सीव ट्यूब नहीं होता, सीव सेल्स होता है। और कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल होता है। क्या होता है? एल्ब्यूमिनस सेल। तो याद रखिएगा कि एल्ब्यूमिनस सेल होगा, आ रही बात समझ में? एल्ब्यूमिनस सेल होगा। तो यहाँ एल्ब्यूमिनस सेल होगा और यहाँ सीव ट्यूब की जगह सीव सेल्स होगा और वेसल्स तो एब्सेंट ही होता है, वेसल्स तो एब्सेंट ही होता है। इसका मतलब इसमें आप किसके साथ जाएंगे? ऑल ऑफ दीज। जिम्नोस्पर्म में ये तीनों नहीं होते हैं। आंसर क्या होगा आपका? फोर्थ। आंसर क्या होगा आपका? फोर्थ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं 144। इन मोनोकॉट स्टेम हाइपोडर्मिस। मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस जो है वो होता है आपका स्क्लेरेनकाइमेटस। आपको मैंने बता रखा था कि स्क्लेरेनकाइमा सिर्फ आपको 3 जगह याद करना है। एक आपका मोनोकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस, दूसरा डाइकॉट का जो आपका क्या है डाइकॉट स्टेम में पेरिसाइकल है, और इसके अलावा जो बंडल सीथ है आपका मोनोकॉट स्टेम, और इसके अलावा मोनोकॉट स्टेम का जो बंडल सीथ की जो कवरिंग है, मतलब वास्कुलर बंडल की जो कवरिंग है वो भी स्क्लेरेनकाइमेटस है। तो मोनोकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस कैसा? स्क्लेरेनकाइमेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पिथ इज नॉट वेल डेवलप इन। पिथ इज नॉट वेल डेवलप इन, याद रखना पिथ कहाँ वेल डेवलप नहीं है। तो याद रखिए डाइकॉट में वेल डेवलप पीथ मिल सकता है आपका। अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट रूट में मिल जाएगा, डाइकॉट रूट में मिल जाएगा। मोनोकॉट स्टेम में ना पीथ एब्सेंट होता है। मोनोकॉट स्टेम में पीथ एब्सेंट होता है, तो वेल डेवलप क्या है ही नहीं यहाँ पे। आ रही बात समझ में? आंसर आप कहाँ किसके साथ जा सकते हैं? मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम के साथ जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147। इन डाइकॉट स्टेम इन प्राइमरी जाइलम प्रोटोजाइलम इज लोकलाइज्ड फर्स्ट एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स थर्ड। दिस कंडीशन इज नोन एज। फर्स्ट क्या है? इन डाइकॉट स्टेम इन प्राइमरी जाइलम इन प्रोटोजाइलम इज लोकलाइज्ड फर्स्ट डाइकॉट स्टेम एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स थर्ड। दिस कंडीशन इज नोन एज सेकेंड। प्रोटोजाइलम इज लोकलाइज्ड, प्रोटोजाइलम डाइकॉट स्टेम में प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होगा, मेटाजाइलम बाहर की तरफ होगा। तो प्रोटोजाइलम सेंटर इन प्राइमरी जाइलम प्रोटोजाइलम इज लोकलाइज्ड, सेंटर होगा अंदर की तरफ है, एंडार्क कंडीशन है, और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होगा तो पेरीफेरी। दिस कंडीशन इज नोन एज एंडार्क बोलेंगे तो सेंटर, पेरीफेरी, एंडार्क। यानी आंसर क्या होगा आपका? सेकंड। यानी 147 में आपको याद है कि जो डाइकॉट स्टेम है, ये डाइकॉट स्टेम होता कैसा है भाई? डाइकॉट स्टेम जो है पहले से ही पता है कि डाइकॉट स्टेम जो है वो एंडार्क कंडीशन में है। क्या भाई? एंडार्क होता है, एंडार्क होता है और ओपन होता है और कंजॉइंट होता है। क्या होता है? कंजॉइंट। तो एंडार्क का मतलब क्या है? प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होगा, सेंटर, और मेटाजाइलम बाहर। तो प्रोटोजाइलम यही तो लिखा है यहाँ पर कि प्राइमरी जाइलम मतलब प्रोटोजाइलम कहाँ है? अंदर की तरफ, सेंटर, और मेटाजाइलम कहाँ है? ये कहाँ है? पेरीफेरी की तरफ। और ये जो प्रोटोजाइलम है ये सेंटर में है। इस कंडीशन को एंडार्क बोलेंगे। आंसर क्या होगा? 147 का सेकंड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका हो जाएगा लेस देन 6 रेडियल वास्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन। कहाँ 6 से कम होगा? तो आपको याद है कि ये हो सकता है आपका आंसर होगा मोनोकॉट डाइकॉट रूट। क्या आंसर होगा? डाइकॉट रूट। आप बताइए मोनोकॉट स्टेम में तो बहुत सारे वास्कुलर बंडल है, डाइकॉट में भी बहुत सारे हैं, और यहाँ मोनोकॉट रूट में अगर बात करेंगे पॉलीआर्क है। यही तो हो सकता है, मैंने बताया होगा कि एनसीईआरटी में 2 to 4, या इसी को आप कह सकते हैं क्या 2 to 6। आपको बताया था डाइआर्क टू टेट्रा, डाइआर्क टू एक्सार्क। आ रही बात समझ में? तो आप बात क्या कर सकते हैं आप कि डाइकॉट रूट में लेस देन 6 यानी 6 से कम 2 से 4 आप बात कर सकते हैं। क्या हो सकता है आपका आंसर? जाएगा डाइकॉट रूट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग डाइकॉट स्टेम। हाइपोडर्मिस क्या है? हाइपोडर्मिस इनकरेक्ट देखना है भाई, इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। तो हाइपोडर्मिस क्या है? हाइपोडर्मिस पॉजेस द कोलोनकाइमेटस सेल्स। ये सही है किसमें? डाइकॉट स्टेम में सही है। हाइपोडर्मिस कोलोनकाइमेटस है, सही है पहला, मतलब ऑप्शन के हिसाब से गलत है। एंडोडर्मिस ऑल्सो स्टार्च सीथ, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन से गलत है। मेडुलरी रेज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स, ये भी सही है। पिथ पुअरली डेवलप या एब्सेंट, नहीं, पिथ होता है और डेवलप होता है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। 149 का क्या होगा? फोर्थ। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे 150। वस्कुलर बंडल इन डाइकॉट स्टेम आर। याद रखिए डाइकॉट स्टेम का वस्कुलर बंडल कैसा होता है? तो कंजॉइंट होगा, ओपन होगा, और एंडार्क नहीं होगा, एक्सार्क नहीं होगा, एंडार्क होगा। पहला गलत है, और यहाँ क्या है भाई? सेकंड सही है, ओपन है, सॉरी कंजॉइंट है, ओपन है और एंडार्क है।
कई बार बताया आपको कि डाइकोट स्टेम में कंजॉइंट, इसको अगर डायग्राम से सिखाना हो ऐसे सिखा देंगे। देखिए यहाँ पे ये पिथ है और ये वस्कुलर बंडल अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो देखो ना यहाँ पे वस्कुलर बंडल, यहाँ पे आप बना देंगे क्या है, ये बाहर की तरफ फ्लोएम है, ये जाइलम है, और ये क्या है, कैम्बियम है। ये क्या है, कैम्बियम है। अगर दिखाना है आपको और ज़्यादा तो ऐसे देखिए, ये मान लो कैम्बियम हो गया, ये फ्लोएम हो गया, यहाँ पर अंदर की तरफ बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ मेटाजाइलम है, मेटाजाइलम है, अंदर की तरफ क्या है, प्रोटोजाइलम। अब ये वाला कंडीशन क्या बता रहा है, एंडार्क बता रहा है। ये कंडीशन क्या बता रहा है, एंडार्क बता रहा है। और अगर ये सेम रेडियस पर दोनों हैं तो ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, कंजॉइंट बता रहा है। ये क्या बता रहा है, कंजॉइंट बता रहा है। और इसके अलावा यानी कंजॉइंट हो गया और एंडार्क हो गया। और क्या है भाई, यहाँ कैम्बियम है तो कैम्बियम क्या बता रहा है, ओपन बता रहा है। क्या बता रहा है, ओपन। तो आंसर क्या हो जाएगा, कंजॉइंट है, एंडार्क है और ओपन है। कंजॉइंट, ओपन और एंडार्क, यानी 150 का आंसर क्या है, सेकंड। चलिए